गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विक्रम कुमार ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल नाइन्थ के लिए ख़त्म कर दिया था, नाइन्थ का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। फिर वहीं से हम, क्योंकि जो बच्चे का बेसिक कमज़ोर है या फिर लॉकडाउन में तो ऐसे भी आपके पास टाइम ही है, तो आप क्या कीजिए, पहले नाइन्थ का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पूरा देखिए, फिर इसके बाद आ जाइए टेंथ पे। ठीक है, टेंथ पे भी मैं एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा कहीं से भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, आसानी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म कैसा होता है। तो वो देखने में आपको ऐसा होगा, ऐसा ही लोग लिखते भी हैं और आपको भी लिखना होगा। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये जो फॉर्म होता है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल होता है x और दूसरा वेरिएबल होता है y। ये जरूरी नहीं है कि x और y ही हो, और भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो फॉर्म हम लोग लिखते हैं उससे, जैसे कि आप सोचिए ना कि 4 इंटू ए, आप बोलते हो ना स्क्वायर का पेरीमीटर, तो कुछ बच्चे तो बोलते हैं ना 4 इंटू साइड भी बोलते हैं, 4 इंटू एस भी बोलते हैं, 4 इंटू एक्स भी बोल सकते हैं। तो कोई भी वेरिएबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल में कोई वेरिएबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल का इस्तेमाल किए। तो अब ये ए बी सी क्या है, तो ए जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, और सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होता है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, और एक्स और वाई तो आपको पता ही है कि एक्स और वाई जो होता है ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल कितने हैं, तो एक्स और वाई यानी कि दो। तो लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर एक है तो लीनियर, और इक्वेशन हो गया बराबर 0 है तो इन टू वेरिएबल एक्स और वाई है। तो यानी कि आपको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब बेसिकली आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, तो आखिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम किन शब्दों को इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने कोई कुछ बोला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करो भाई मेरी बातों को, तो वो बात कैसा होना चाहिए, उस बातों पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी दुकान में गए। ठीक है, चलिए हम किसी दुकान में जाते हैं और हमको खरीदना है पेन और कॉपी खरीदना है। ठीक है, पेन खरीदना है, कॉपी खरीदना है। चलिए क्लियर। तो आप जाइए और आप अपने एक दोस्त को लेके जाइए। किसको किसको लेके जाना है, आपको जाना है और आपको दोस्त को। ठीक है, एक मान लेते हैं कि राम गया और दूसरा श्याम। ठीक है, ये दोनों दुकान में जाते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पेन की कीमत कितनी होगी, कॉपी की कीमत कितनी होगी। ज्यादातर क्वेश्चन में यही आपसे पूछेगा, तो उसी पे हम बेसिक चलेंगे। अब आप क्या करो कि आपको पता नहीं है कि उसकी कीमत कितनी है, कि पेन की कीमत कितनी होगी और एक कॉपी की कीमत कितनी होगी। एक पेन का कीमत और एक कॉपी की कीमत हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, उस चीजों को वेरिएबल मानेंगे एक्स और वाई के टर्म में। ठीक है, इसके बाद अब मान लेते हैं राम जब गया तो राम को जरूरत है 2 पेन की, तो उसको कितना रुपया खर्च करना होगा, तो 2 पेन की जरूरत है तो 2x खर्च करना होगा। 1 रुपए में 1 पेन मिलता है, तो 2 पेन खरीदना है तो 2x में मिलेगा। चलिए क्लियर है। अब उसको मान लेते हैं 5 कॉपी की जरूरत है, तो कितने कॉपी खरीदेगा, 5। और कुछ पैसा भी तो देना होगा ना, तो मान लेते हैं वो जो पैसा दिया होगा वो 50 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, अब श्याम गया, ये 3 पेन खरीद लिया और 4 कॉपी खरीद लिया, तो इसको भी कुछ रुपया लगा होगा, मान लेते हैं 60 रुपया लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर आपको ये सब एक्सप्रेस है, और यहां से आप जब एक दुकानदार है, कोई भी शॉपकीपर होगा, तो वो एक ही रेट से बेचेगा ना,
तो हम ऐसे यहाँ पे यहाँ से ना रेट भी हम निकाल सकते हैं कि कितना किसका रेट हो सकता है। ठीक है, तो आप एक बार इसको गौर कीजिए। ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरे बात पे। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ स्टेटमेंट्स हम लिख चुके हैं यहाँ पे, और उस स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन में बदलना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको बदलना है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपको कहेगा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए और इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन बताने हैं। पहले इसका वो आपको अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बताना है कि क्या होगा इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। दूसरी बात, इसको अगर ग्राफ पे बनाना चाहें तो ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, सब आप धीरे धीरे सीख जाइएगा। बस आप गौर से देखते रहिए। देखिए, अगर इसका सॉल्यूशन बनाना है, सबसे पहले बात तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। कि आफ्ताब एक नाम है, टेल्स हिज डॉटर, वो अपने बेटी से कहता है कि 7 ईयर पहले, 7 साल पहले की बात है कि आई वॉज 7 टाइम ओल्ड एज यू, यानी कि मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। ठीक है, इसके बाद कहता है व्हेन देन ऑल्सो, अब उसके बाद, जबकि अभी 3 ईयर, अभी से यानी कि अब से 3 साल बाद। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सा कंफ्यूजन होता है। मैं अभी से 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी से 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब मैं अभी से 3 साल बाद की बात कर रहा हूँ। तो जो दोनों में जो गैप होता है ना, वो 10 साल का हो जाता है। वो आप गौर से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और अभी से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। 7 साल पहले में 7 गुना था, और 3 साल बाद तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा। चलिए, तो इस बात को हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें प्रेजेंट एज आपको निकालना होता है कि प्रेजेंट एज क्या था उन दोनों का। तो मान लेते हैं आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज था, ठीक है, लेट कर लीजिएगा x, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, मानना पड़ेगा आपको 2। और उसकी जो डॉटर का जो एज था, डॉटर का एज को y मान लीजिए, अभी प्रेजेंट में है। अब जब जैसे ही 7 साल पहले जाएगा, अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले। अभी अगर मेरा उम्र 10 साल है तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, 3 साल। अगर अभी 20 है तो 7 साल पहले 13, 30 है तो 23, यानी कि क्या कर रहे हैं, जितने साल पहले जा रहे हैं प्रेजेंट एज में से उतने साल को घटाना होता है। तो यानी कि अभी का प्रेजेंट एज हमारा x है, 7 साल पहले अगर जाना है तो आपको इसमें से 7 घटाना होगा। नॉर्मल सी बात है। तो कह रहा है कि जो मैं अगर अपने एज से 7 साल घटा लेता हूं तो अपने बेटी के उम्र का 7 गुना हो, तो बेटी का उम्र कितना होगा, तो आप तो कहोगे कि बेटी का उम्र तो है y, तो y गुने 7 कर देते हैं। लेकिन यही हम गलती कर जाते हैं, y इंटू 7 जैसे ही लिखेंगे कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्यों, हम तो 7 साल पहले चले गए, तो इसको भी तो 7 साल पहले जाना होगा ना। तो क्या करना होगा इसको, कि इसमें से पहले 7 घटा लेना होगा। अभी का उम्र y है तो इसको 7 घटाना होगा, तब 3 गुना या 7 गुना जो भी है उतना गुना हम करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो अब देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या आता है, तो आपका आ जाएगा x माइनस 7, और इधर हो जाएगा 7y और माइनस 49। ठीक है, अब देखिए x सबको इधर लेके आ जाएंगे, तो माइनस 7y और माइनस 7 तो पहले से ही है, और ये प्लस का 49 आ जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। x माइनस 7y माइनस 7 और प्लस का 49 होता है आपका प्लस का 42 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल। चलिए दूसरी बात करते हैं कि अभी से 3 साल बाद,
तो ये सब भूल जाओ कि 7 साल पहले गए थे या क्या था, वो लाइन खत्म हो, ठीक है। यहाँ तक का लाइन आपको खत्म है, अब आप इसको भूल जाओ। अब यहाँ से आ जाओ कि अब अभी से 3 साल बाद, ठीक है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, तो अभी का एज x है, तो 3 साल बाद तक एज क्या हो जाएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी का एज 3 साल बाद। अगर मान लेते हैं अभी 10 है तो बाद में 13, 3 साल बाद 20 है तो 23, 30 है तो 33, यानी कि अगर 3 साल बाद की बात है तो जितना प्रेजेंट एज है उसमें जोड़ दीजिए और उसकी डॉटर का जो एज हो जाएगा वो y+3 हो जाएगा। अब कितना गुना है किसका वो देख लीजिए, कह रहा है कि आफ्ताब अपने बेटी का ना 3 गुना होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि इसमें ज्यादा, तो आप मल्टीप्लाई कभी कभी बच्चे इधर कर लेते, अब सोच लो ये इधर मत मल्टीप्लाई कर लेना, तब दोनों का एज बराबर होगा, ठीक है। तब देख लीजिए x+3 बराबर 3y+9। अब इसको इधर लेके आइएगा तो x-3 + 3 - 9, x-3y -6 बराबर 0। देखिए आपका दोनों इक्वेशन बन के तैयार हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हम 9th में भी आपको बता रखे हैं कि कैसे इक्वेशन बनता है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे जाके, 2 ही वीडियो में मैंने पूरे 9th का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल खत्म कर दिया है, तो उस भी क्वेश्चन को जा के कोर्स देख लीजिए ना। आपके पास अगर टाइम है थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं ज़्यादा समझ में आ रहा है तो उसको स्किप करके भी देख सकते हैं, लेकिन देख लीजिए जाके, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इस लाइन का, इस लाइन का ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी लाइन का अगर कहे कि आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो हाउ, ये कैसे पॉसिबल है, तो आपको क्या करना होगा, इसको मिटाते हैं, सिर्फ इक्वेशन को रहने देंगे, बाद बाकी सभी को मिटा देंगे। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो आपको पता है कि हर इक्वेशन का एक बॉक्स बनाते हैं हम। पहले इसका बॉक्स बना लेते हैं, बड़े वाले ग्राफ, इसका ग्राफ ये 1 है, ये 2 है। पहले इसका अगर मानेंगे तो आपको पता है कि बॉक्स बनाते हैं हम, 2 वैल्यू रखते हैं एक्स का, एक एक्स होता है दूसरा वाई होता है बॉक्स, और दूसरे में क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। पहले एक बार x को 0 रखेंगे और दूसरी बार y को 0 रखते हैं। तो जब हम x को 0 रखेंगे तो x वाला टर्म 0, ये 42 उधर जाएगा तो -7y बराबर हो जाएगा -42, और y बराबर हो जाएगा -42 बटा -7, माइनस से कटा ये 6, y का वैल्यू आ गया 6। और जैसे ही y = 0 हुआ, ये होल टर्म 0, तो x कितना हो जाएगा -42, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इतना बड़ा टर्म सर कैसे लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, ठीक है। पहले उसका हम बॉक्स बना लेते हैं, देखते हैं दोनों का वैल्यू कैसा आता है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्राफ को मैनेज करें। एक्स वाई, इसमें भी क्या करेंगे, पहले x को 0 रखेंगे, x को जैसे ही 0 रखिएगा ये टर्म 0, तो -3y बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +6 में चला जाएगा, और y बराबर आ जाएगा -2। x 0 होगा तो y बराबर -2 आ गया। दूसरे केस में अगर y को 0 करते हैं आप, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये टर्म अगर 0 हुआ तो ये माइनस का प्लस में चला जाएगा, x = 6, ये 0 तो ये 6। अब इस इक्वेशन की जरूरत है, हाँ जरूरत तो पड़ेगी। तो अब आप क्या करो कि ग्राफ को हम यहीं पे बना लेते हैं, माइनस में भी है x, कोई बात नहीं, y तो माइनस में नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, मैनेज करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको 42 तक पहुंचना है तो आप क्या करोगे, इंटरवल बढ़ा दोगे,
इधर आप क्या कर लोगे, 10 का इंटरवल कर दो, -10, -20, -30, -40, -50, ऐसे इधर बढ़ता जाएगा। इधर भी देख लो, 10, 20, 30, इधर ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। फिर इधर क्या हो जाएगा, -10, फिर इधर +10, इतना में ही हम लोग काम चला लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको जाना क्या है, 0 और 6, x 0 होना चाहिए और y 6। आप जानते हैं ये x होता है, ये y होता है। x 0 यहाँ है और y 6 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। 5 का 10 का आधा 5 और उससे थोड़ा एक ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका जो पॉइंट होगा वही कहलाएगा 0 और 6। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 42, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 42, तो 42 यहाँ आएगा 40 के बाद। अप्रॉक्स में ही मान रखा जाता है, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा -42 और 0। अब इसको जब आप मिला दोगे तो ये लीजिए आपका ग्राफ तैयार हो गया लाइन बन के। और इस लाइन का जो इक्वेशन होगा उसका नाम होगा x - 7y + 42 = 0। ये इसका नाम है। ठीक है, तो आसानी से समझते जाइए, कोई बहुत बड़ा ये चीज़ नहीं है, एकदम छोटा सा चीज़ है। आप 9th वाला चीज़ देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह 10-10 बार वैसे ही बताना ठीक नहीं है ना, वीडियो ही है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा कहाँ से लाएंगे, x 0 और y = -2, तो y -2 यहाँ होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 - 2। ठीक है, और दूसरी बात 0 और x 6, तो 6 यहाँ होगा, सॉरी 6 लगभग यहाँ होगा, 6 0। ठीक है, अब इसको भी आप क्या कर लो, मिला लीजिए, ऐसे बढ़ जाएगा और इस इक्वेशन का नाम होगा x - 3y - 6। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार होगा। हालांकि यहाँ पे रफ स्केच लिए आपका ग्राफ बन रहा है, उतना परफेक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे देखिएगा सब परफेक्ट हो जाएगा। उतना कोई आपको ये टेंशन लेके नहीं चलना है। आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा वहाँ बनाना होता है, तो वहाँ आप आसानी से बना सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ए कोच ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट में एक कोच होता है, आप तो जानते ही हैं, कोच होता है, प्लेयर्स होते हैं, टीम स्टाफ्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्लेयर को ट्रेंड करता है उसका कोच, जैसे कि स्टूडेंट के लिए टीचर होते हैं वैसे ही प्लेयर्स के लिए कोच। तो ये जो कोच है उसका टीम का, वो क्या कर रहा है, टीम के लिए कुछ बैट्स एंड बॉल्स खरीद रहा है। ठीक है, और कितना बैट एंड बॉल खरीद रहा है, तो 3 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल खरीद रहा है। कितने रुपए में, 3900 में। लेकिन ये पता नहीं है कि बैट्स की कीमत कितनी होगी और एक बैट और एक बॉल की कीमत कितनी होगी, नहीं पता। तो लेट कर लेते हैं, लेट दी कॉस्ट ऑफ अ बैट, ठीक उसी प्रकार कॉस्ट ऑफ अ बॉल, तो इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। क्लियर। अब देखिए एक बैट को खरीदने में 100 रुपया लगता है, तो 3 बैट को खरीदने में कितना रुपया लगेगा, तो आपको होगा कि 3x। भाई एक पेन का 10 तो 2 पेन का 20 मल्टीप्लाई होता है, 3 × x 3x।
6 बॉल खरीदना है ना, और एक बॉल का कीमत y, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप 6y, थोड़ा बड़ा लिख देते, 3x और 6y। तो इन दोनों को पैसा ऐड करेंगे तभी तो ये 3900 रुपया को दिया होगा ना दाम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका क्या आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, दूसरी बात, अब आप देखो दूसरा इक्वेशन कहता है कि अनदर ही बाई, और फिर बाद में क्या खरीदता है, जरा बाहर थोड़ा बच्चा सबको देखना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि फिर उसने क्या खरीद, ही बाइज अनदर बैट, एक दूसरा बैट खरीदता है, याद रखना एक ही बैट खरीद रहा है इस बार को, एंड 3 मोर बॉल्स, एक बैट और 3 बॉल, तो एक बैट की कीमत तो x ही होगा ना, और 3 बॉल है तो 3y, और जोड़ के अगर कितना रुपया दिया है 1300 दे दिया, तो कितना रुपया लगा। क्लियर है? अब देखो ये यहाँ पे क्या होगा, तो गौर करो, यहाँ पे बहुत यूनिक चीज हो रहा है। जब आप आंसर देखने जाओगे ना तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ये तो मैच कर जाएगा लेकिन ये नहीं मैच करेगा। तो इसके साथ क्या हुआ है, तो इसके साथ थोड़ा सा एक कंडीशन है। देखिए सबके पास ना एक चीज कॉमन हो रहा है, वो है 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं। देखिए कैसे कॉमन होगा, तो इन दोनों में तो 3 कॉमन है ना, तो 3 को कॉमन कर लीजिए, 3 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और जब 6y में से 3 कॉमन हो जाएगा, 6y में से 3 कॉमन कीजिएगा तो 6 को तो लिख सकते हैं ना 2 × 3y, और इसमें से जब 3 हट जाएगा तो बचेगा 2y बचेगा, तो आप कितना लिख दीजिएगा यहाँ 2y। क्लियर है बच्चों? अब इधर कितना है 3900, देखिए, और इस 3 को उधर लेके भी आप जा सकते हैं, तो x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 3900/3, काट दीजिए इसको, तो x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 3900। जरा मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को, ये सारा का सारा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, आ गया एक इक्वेशन x + 3y बराबर 1300 और x + 2y बराबर 1300। ठीक है, चलिए तो अब इसका हम ग्राफिकली सॉल्यूशन देखेंगे। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाने के लिए सिंपल सा है, आपको बॉक्स बनाना होता है, 2 बॉक्स तैयार कर लेंगे। एक्स वाई, ठीक है। जब आप यहाँ x को 0 रखोगे तो ये थोड़ा अजीब टर्म में आएगा, ठीक है। आप देखना बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू जाता है, तो इसको ना आपको कुछ मान के चलना होता है, कुछ ऐसा चीज मान के चलिए ताकि ये कटता जाए, ठीक है। आपको ऐसा वैल्यू लेके चलना है कि ये कट जाए, ठीक है। तो अगर आप मान लेते हैं कि 100 में मानिए, क्योंकि आप बता रहा हूँ 100 में मानना क्यों अच्छा रहेगा, आप देखोगे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बिल्कुल सिंपली बनता चला जाएगा। आप y को ना 100 ले लो यहाँ पे, अगर आप y को 100 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 3y, 300 हो जाएगा ना, और 300 जब उधर जाके घटेगा तो x का वैल्यू आएगा 1000। क्लियर है बच्चों, समझ में आएगा। अब अगर आपका विचार हो कि
अगर हम इसको x को 400 ले लें, x को अगर 400 हम ले लें, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, तो y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। और देखिएगा हम ये कैसे करेंगे तो कितना बेहतरीन हम सॉल्यूशन आपको देखेंगे इसका। तो जब x का वैल्यू 100 रखिएगा, सॉरी 400 रखिएगा, तो 400 उधर चला जाएगा। जब 400 आप घटाओगे तो हो जाएगा 3y बराबर 900, और y बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा ना। 3 से जब इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 300 आपका। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आप क्या करो, यहाँ आप y को पहले रख लो 200 रखो आप, या 300 रखो, कुछ भी रख सकते हो। 300 जैसे ही y को आप रखोगे, नहीं 200 रखो, जैसे ही आप इसको 200 रखोगे 400 होगा, x हो जाएगा 900। क्लियर? देखो ना, अगर y को 200 आप रख रहे हो तो x प्लस 200 इंटू 2 400 और प्लस 1300, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। क्लियर? अब जब आप x को रख लो आप 500, x को जब आप 500 रखोगे तो ये 500 उधर जाके घटेगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 900, ये 450 आ जाएगा। तो 450 में थोड़ा सा दिक्कत है, अच्छा कोई बात नहीं है, y बराबर आया 450, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैनेज कर लेंगे इसको। ऐसा वैल्यू आपको रखना है कि एकदम आसान सा आंसर है। ठीक है, देखिए अब ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे इजी वे में आप ग्राफ बना सकते हैं। कोई भी निगेटिव नहीं है तो निगेटिव की तरफ सोचना भी नहीं, ये दोनों तरफ ना निगेटिव जाता है तो आप सोचेंगे ही नहीं इधर। अब आपको क्या करना है, इंटरवल कितना रखना है, तो इंटरवल देखो सब तो 100 में ही आ रहा है ना, 1 से 50 में आ रहा है, तो उसके लिए हम टेंशन नहीं लेंगे, हम हमेशा 100 के बारे में सोचेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक है, इधर 1000 गया। y में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 400, तो y में 500 तक जाएंगे। 100, 200, 3, 4 एंड 500। देखें ग्राफ लगभग आपका कंप्लीट है। देखिए तो पहला कह रहा है कि x 1000 होना चाहिए और y 100 होना चाहिए, तो जब x को 1000 आप लाओगे तो यहाँ और y 100 यहाँ, यानी कि ये जो जाएगा आपका ग्राफ यहाँ पे पहुंचेगा, x 1000 एंड 100 का ग्राफ यहाँ होगा पॉइंट। और 400 और 300, x में होना चाहिए 400, x के पास 400 पे आ गए। ठीक है, x के पास 400 आए और y पे 300, यानी कि जाना होगा आपको यहाँ से 400, यानी कि यहाँ होगा लगभग, यानी कि 400 एंड 300 ये यहाँ हो। अब आपको इन दोनों को मिलाना होगा, तो देखिए क्या करना है आपको, बस मिला लेना है, ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे चला जाएगा। क्लियर? दूसरा ग्राफ क्या है, 900 एंड 200। ठीक है, तो 900 x का वैल्यू कहाँ है, यहाँ, और 200 कहाँ है, तो यहाँ है, तो यहाँ पे होगा ये वैल्यू, शायद इसी पे लाई करेगा, कोई बात नहीं, ये होगा 900 एंड 200। ठीक है, दूसरा 400, 450, 500, 450। देखिए 450 यहाँ होता है, 450 तो 400 और 500 के बीच में आता है, और 500 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो ये जो पॉइंट आएगा वो 450 और 500 का होगा। अब इन दोनों को आपको मिला देना है। देखिए तो ये आपका ग्राफ बनके तैयार हो चुका है।
सबका लाइन का जो इक्वेशन है x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपका खत्म होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और कुछ ग्राफ बना के देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं आप। अब तक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2, 3, 4 का देख लिया है। अब भी आगे भी हम वही देखेंगे। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर किस टाइप के इक्वेशन का क्या कंक्लूजन होता है। तो अब तक आप सीख रहे थे, लेकिन अब थोड़ा पंक्चुअलिटी दिखाइए और अपना दिमाग भी इस्तेमाल कीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, क्योंकि 3 तरह के हैं और इसी तीनों में आपका लगभग चैप्टर का जो बेसिक थ्योरी होता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास से हम लोग और बेहतर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला जो आपका इक्वेशन है, जब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आप पढ़े थे तो उसका रूप आपने पढ़ा था ax प्लस बी के रूप में होता है। ठीक है, जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा आपने तो 2 वेरिएबल का रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्लियर? अब अगर दो इक्वेशन आ रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आपको सीखना होगा और इसको a1 b1 c1 करना होगा। और अगला जो इक्वेशन होगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये याद रखिए, इसके रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको आगे चल के समझाऊंगा कि ये सब क्या है। ठीक है, तो देखिए a1x जो होगा वो इस x का कोफिशिएंट और b1x माइनस 2 c1 कुछ भी नहीं है तो 0, a2 क्या होगा 3, b2 क्या होगा प्लस 4, c2 क्या होगा माइनस 20। तो ये सब आप सीख चुके हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप इन बातों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जैसे ही आएंगे तो आपको तो पता है कि बॉक्स बनाना होता है 2। ठीक है, इसके लिए बॉक्स बनाएंगे x y x y। क्लियर? इसके बाद क्या करना होता है, पहले तो हमें इस इक्वेशन में x को 0 रखना होता है। ठीक है, अब आप यहाँ 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि x 0 रखिएगा तो y भी 0 आ जाएगा। आप रख के देखो, तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू रखना होगा ताकि आपको आसानी से मिल जाए। तो आप क्या करो कि x की जगह पे -6 रखो। जैसे ही -6 रखोगे या फिर 6 रखो दो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 ही रखो, प्लस में ही रखो, ज्यादा वैल्यू अच्छा रहेगा। जब ये -6 होगा तो सॉरी 6 होगा तो इधर -6 और -2 से जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3। आप निकाल तो सकते हो ना ये सब चीज, अब आप 10वीं में गए हैं तो ये चीज आप जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये हम सॉल्व करेंगे इस चीजों को, तब तो हमें स्पीड आएगा। और डायरेक्ट आपको देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बोर्ड में तो आना ही है चाहे जैसे भी हो। तो अब आप देखो, अब एक बार क्या करेंगे, y को कुछ रखना है तो y को क्या रखोगे आप सोचो, y को कुछ भी रख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। y को अगर 2 रखोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। आप रख के चेक कर लेना। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं ना। अब दूसरे इक्वेशन में आते हैं, ये आपका पहला इक्वेशन हुआ और ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ। दूसरे इक्वेशन में x की कुछ वैल्यू रख के चेक करते हैं। x का वैल्यू अगर हम क्या रखें, कुछ भी रखोगे तो y से जल्दी कटेगा ही नहीं। आप देख लो, कुछ भी करके 6 रखो तो 26 हो जाएगा। आप रख के चेक कर सकते हैं। 6 14 कुछ ऐसा रखेंगे ताकि यहाँ से कट जाए। x का वैल्यू यहाँ पे 0 रख सकते हैं बेसिकली। देखिए जहां पे समझ में ना आए वहां पे तो x का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। x जैसे ही 0 हुआ ये y का वैल्यू 5 दे देगा। ठीक है, y का वैल्यू 0 रखिएगा तो 20/3 आ जाएगा, वहां पे फंस सकते हैं आप।
20/3, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आप y का वैल्यू 0 रख के इसको 20/3 भी लिख लीजिए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं यहाँ से भी आपको बता देता हूँ कि कैसे नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसका ग्राफ तैयार करते हैं। सारा पॉजिटिव है तो आपको निगेटिव तरफ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये x, ये y। देखिए, ये जो होता है 20/3, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 6.6। क्लियर है बच्चों? तो यानी कि x का वैल्यू 6 तक तो यहाँ भी गया, 6.6 तक यहाँ भी गया, यानी कि 7 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों ये याद रखना चाहिए, जितना इंटरवल यहाँ हो सारा इक्वल इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। ये भी याद होना चाहिए, और ये डिजिट भी। यहाँ तो 0 0 होता है ना, ओरिजिन पता होगा आपको। फिर दूसरी बात, वैसे ही यहाँ भी करना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे चले जाएंगे। वही का तो लास्टली 5 तक ही है। अब पहला कह रहा है कि x 6 और y 3, यानी कि 6 3 होना चाहिए, तो पहले तो 6 और बाद में 3, तो ये यहाँ यानी कि लगभग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। 6 3 कहाँ हो जाएगा, यहीं पे तो होगा 6 3 6 3, और ऐसे गोल घेर दीजिएगा, ठीक, ताकि आपको मिलाने में ना आसानी रहेगा और दिखेगा कि वहां पॉइंट आउट किए हो, ठीक है। और दूसरा 4 2 होना चाहिए। 4 कहाँ, तो 4 यहाँ, और 2 कहाँ, तो यहाँ, यानी कि 4 2 कहाँ, तो यहाँ हो जाएगा बच्चा 4 2। क्लियर? अब इसको हम मिला देंगे, तो इसको जब आप मिलाओगे तो अगर लाइन बाई लाइन ऐसे चलोगे, ऐसे, जो ये स्केल है ना थोड़ा सा इधर उधर तो हो जाएगा, बहुत बड़ी माफ कीजिए। कुछ ऐसे होगा, ठीक है, वो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब और इसका इक्वेशन आप लिख दीजिए, x - 2y = 0। ये हुआ। अब 0 और 5 कहाँ होगा, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5 यहाँ होगा, ठीक है। 1 मिनट, 0 और 5 यहाँ, और 6 6 और 0, तो 6.6, तो 6.6 यहाँ होगा। 6.6 तो लगभग यहीं पे होगा ना, 6 और 7 के बीच में। 6.6 एंड 0 यहाँ पे होगा, तो आपको इसको मिलाना पड़ेगा। यहां से आप मिलाते हुए चले जाओ, हो गया लगभग, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों लाइन आपस में एक जगह कट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात को आप गौर से रखिएगा, इस बात का निष्कर्ष हम निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि ये जो दोनों ग्राफ का जो लाइंस हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन का जब हम ग्राफ देख रहे हैं तो उन दोनों का ग्राफ कहाँ कट रहा है, एक ही जगह पे कट रहा है। जब ग्राफ एक ही जगह पे कट रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा, वो एक ही होगा। यानी कि इसको अगर हम मैथमेटिकल भाषा में बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस इक्वेशन का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, तो आप कहेंगे कि इस इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है, क्या हमको इक्वेशन मिल जाए तब ग्राफ बना के ही हम चेक कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? कोई ऐसा तरीका भी तो हो सकता है, जैसे कि हम इक्वेशन को देखते ही पहचान जाए कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि आखिर इन दोनों में ऐसा क्या था, ठीक है। तो यहीं से हम लाते हैं इस सिचुएशन को, ठीक है। इस सिचुएशन को इसी दिन के लिए हमने लिखा है। तो यहाँ आप बताओ, एक केस आपको लेना है, ठीक है। एक केस आपको बनाना है कि रेशियो ऑफ एबीसी, ये बात आप ध्यान रखो,
एबीसी का रेशियो निकालना है। तो आप देखो A1 कितना है, आप देखोगे कि A1 है यहाँ 1, x का कोफिशिएंट 1 है, और B1 कितना है, तो B1 जो होता है y का कोफिशिएंट होता है, तो y का कोफिशिएंट कितना है -2, और C1 क्या है, तो C1 जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तो 0 है, चलिए 0 हो गया। दूसरी बात आते हैं A2 क्या होगा, तो A2 जो होगा वो 3 है, और B2 क्या होगा, तो 4 है, और C2 क्या होगा, तो C2 होगा आपका -20। अब देखिए इन सभी का रेशियो निकालिए, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और इन रिलेशन में कंपेयर कीजिए कि कैसा है। तो आप देखिए यहाँ पे होगा 1/3 बराबर -2/4 बराबर 0/26। अब देखिएगा पहले तो हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, क्या ये दोनों बराबर है, तो आप कहेंगे कि नहीं ये दोनों तो बराबर ही नहीं है, एक तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ऑलरेडी बराबर नहीं हुआ। यानी कि यहां से कंक्लूजन निकलता है कि अगर A1/A2 बराबर नॉट B1/B2, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन ही होगा बच्चों। तो यहीं से एक कंक्लूजन बाहर आता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि बराबर है या नहीं है, ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं होता है सी से कि बराबर है या नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ही उस इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब जरा कान और आंख दोनों को खोल के रखिए और देखिए कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अरे सवाल तो सबसे पहले ही क्वेश्चन डालता है वो कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक इक्वेशन दे देगा कि 3x + 5y + k बराबर 0, ठीक है, एक और दे देगा कि 4x + 3y + 6 बराबर 0, ऐसा इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन यूनिक है। तो यूनिक है इसका मतलब है कि हमको ये चेक करना होता है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, बस यही देखना होता है बच्चों। 1 मिनट बच्चों, चलिए बच्चों ठीक है। तो यहां से आपको सिर्फ ये देखना होता है यूनिक सॉल्यूशन का मतलब किससे किससे होता है, तो सिर्फ ए और बी से होता है। यूनिक सॉल्यूशन तो ए और बी ही बता देता है, इसका मतलब अगर इसका कहेगा, आपको क्वेश्चन कहेगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो पूछेगा कि के का वैल्यू क्या होगा, तो के तो ये बच्चों सी होता है ना, ये तो कांस्टेंट है ना के, तो के का वैल्यू कुछ भी रहे इससे फर्क पड़ेगा क्या यूनिक सॉल्यूशन को, तो आपका जवाब होगा नहीं। सिर्फ ए और बी से मतलब है यूनिक सॉल्यूशन को कि क्या होगा नहीं होगा, इस के से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो के के जगह पे कुछ भी हो जाए, एनी रियल नंबर, यानी कि के का जवाब होगा एनी रियल नंबर, ठीक है बच्चों। जब आप आर एस बनाओगे ना तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तब आप मुस्कुराओगे, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, और नहीं अगर ये बात पता है तो आप ढूंढते रह जाना, कभी इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो सिंपली उस क्वेश्चन का आंसर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों। एकदम आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मैंने एकदम पैटर्न वाइज आपको समझा दिया है कि क्या है नहीं है, ठीक है। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा एंड इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखना होगा तो आपको क्या करना होगा, इसका बॉक्स बनाना होगा, बॉक्स बनाएंगे, फिर इसके बाद इसके सॉल्यूशन देखेंगे कि मतलब वैल्यू डालेंगे एक्स और वाई का। तो आपको पता है कि जब तीनों चीज हो तो हम 0 रख के चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप x को 0 रखोगे 3 × 9 होगा, तो x बराबर 3, तो y 0 रखोगे तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है।
तो आप ऐसा रखो, y को 1 रख दो, y को 1 रखो आप। जैसे ही y 1 होगा ये 3 हो जाएगा, और ये -6 उधर 6, तो ये भी 3 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए इक्वेशन 1 का ये तो काम हो गया। अब इक्वेशन 2 का काम करते हैं यहाँ। अब इक्वेशन 2 में अगर आप इसको 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हुआ तो 6 18, 0 और y 3। ठीक है बच्चों, जब ऐसे ही आप धीरे धीरे जब बनाने लगोगे ना, अपने आप समझ जाओगे कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या रखोगे, तो y का वैल्यू आप 1 रख दो ना। 1 रखोगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 3 12, तो 3 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कुछ बच्चे तो गौर कर भी लिए होंगे कि इसमें कुछ सिमिलरिटी है। कुछ सिमिलरिटी नहीं बच्चों, ये बिल्कुल सिमिलर ही है बच्चों, ये सिमिलर ही नहीं कॉन्ग्रुएंट है, ये एक ही बात है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब जरा गौर करो, 0 और 3 कहाँ होगा, 0 और 3, 0 और 3 यहाँ होगा, सॉरी 0 और 3 तो यहाँ होगा, 0 3 3 1 3 1 यहाँ होगा, यहाँ होगा। इस लाइन को निकाल दो। ये लाइन हो गया, इस इक्वेशन का नाम होगा 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0, -9 बराबर 0 होगा। अब देखो यहां भी ग्राफ में 0 3, अरे यही तो होगा, 3 1, अरे यही तो होगा। यानी कि फिर से हमको इसी लाइन पे एक लाइन निकालना होगा। अब इसी लाइन पे लाइन कर दो, 2 लाइन आपको दिख रहा है। और ये जो दूसरा अभी निकाल लिखे हैं उसका इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। देख रहे हैं, एक लाइन पे दूसरा लाइन आ गया, यानी कि दोनों लाइन एक ही साथ आ गया। क्या हुआ, दोनों लाइन जो था वो एक ही साथ कोलैबोरेट हो गया, यानी कि एक पे एक लाइन आ जाना। अब जब देखिए कि दो घटनाएं जब एक साथ हो जाती है तो आपको कहते हैं ना, ये तो कोइंसिडेंस है भाई कि दोनों घटनाएं एक साथ हो गई है, अन्यथा दोनों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कोइंसिडेंस जो वर्ड है उसी से यहाँ पे आता है कि कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होते हैं, जो दो लाइन एक ही लाइन पे आ जाता है। तो ठीक है, तो जब एक बार कटा था, पिछले वाले ग्राफ में एक ही जगह कटा था तो एक सॉल्यूशन हुआ ना। ठीक है, अब यहां तो हर जगह पे कट रहा है, और एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इसका मतलब है एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होगा और ये इनफाइनाइट जगह पे कट रहा होगा। इनफाइनाइट जगह पे कट रहा है ना, जब इनफाइनाइट पॉइंट्स है इसके बीच में, दोनों एक ही जगह पे आ गया तो हर जगह पे कट रहा है, और कितना जगह कट रहा है पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन है लेकिन कितने हैं, बहुत सारे हैं। चलिए, तो अब फिर से वही क्वेश्चन हम खुद से करते हैं कि क्या इसका हम ग्राफ देख के ही बता सकते हैं, यानी कि अगर इक्वेशन दिया है तो फट से ही बॉक्स बनाएंगे, फिर इसके बाद ग्राफ बनाएंगे, तब कहेंगे कि इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम, जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि a1 बटा a2 बराबर नॉट है b1 बटा b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ कोई ऐसा पैटर्न मिल रहा है क्या, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो देखते हैं कि कोई पैटर्न मिल रहा है। तो देखिए सिंपल सा बात है कि हमको तो a1 निकालना होता है। पहले a1 देखिए कितना है, तो a1 यहाँ देखिए 2 है, a2 कितना है, तो 4 है, b1 कितना है, 3 है, b2 कितना है, तो 6 है, c1 कितना है, -9, और c2 कितना है, -18।
ठीक है। जब इसका रेशियो निकालिएगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए कितना होगा, 2/4, 3/6 -9/-18। देखिए सब कट रहा है, 1/2, 1/2, 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल। ये देखिए तीनों के तीनों आपस में बराबर है, देख रहे हैं। तो यहां से हमारा कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर हम सीधे यहां से देख लेंगे कि A1/A2, B1/B2, C1/C2, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गए ना तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ से आपको दो बात याद हो गई कि A1/A2 बराबर नॉट है B1/B2 के, तो एक ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। दूसरी बात कि अगर वो तीनों बराबर है आपस में तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर पहला ही नहीं बराबर है तो एक ही वो सॉल्यूशन होगा, अगर तीनों बराबर हो गया तो बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब चलिए, अब लास्ट वाला जो ये है तीसरा, इसको देख लेते हैं ये क्या कहता है, ठीक है बच्चों। नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आप ये ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि अब आपसे सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाला है। ये पढ़ने के बाद आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी स्टार्टिंग में, बाद में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फिर वहाँ सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो इसके ग्राफ को अगर बनाना है तो पहले बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स में एक्स और वाई का वैल्यू कुछ मान रख के निकाल लेते हैं हम कुछ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ही एक्स का वैल्यू यहाँ आप 0 रखोगे, एक्स 0 रखें, वाई का वैल्यू 2 आ जाएगा। कैसे आप निकालते हो? तो बच्चों थोड़ा सा आप भी ध्यान दो ना कि आप कैसे लिखेंगे। यहाँ 0 + 2y बराबर -4, 0 -4 इधर आएगा तो 2y बराबर 4, y बराबर 4/2 तो 2। थोड़ा सा आगे आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब आपको y का वैल्यू कुछ रखना होगा, तो y का वैल्यू 0 रख दो आप, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब इसका बॉक्स ले जाते हैं, ये बॉक्स तो हो गया। अब जैसे ही इसका वैल्यू आप x का वैल्यू 0 रखोगे, x का वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आ जाएगा ना, कोई डाउट नहीं। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप ग्राफ यहाँ पे सही से नहीं बनाओगे, ये तीसरा ग्राफ बना ही आपको टेढ़ा मेढ़ा बना देगा, इसलिए इसका ना एकदम अच्छे से ग्राफ तैयार करना, लाइन एकदम सीधा क्यों नहीं होता है। 6 तक जाना है x को, ठीक। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, x डैश, जरूरत नहीं है क्योंकि निगेटिव है ही नहीं कोई। दूसरी बात, यहाँ 0 0 होता है, x को कहाँ तक लेके जाना है, 6 तक लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6, y ज्यादातर कहाँ तक है, 3 तक है। 1 2 3 4 5, यहाँ तक हो ही जाएगा काम। अब आपको क्या करना है कि 0 और 2 देखना है, 0 और 2, 0 और 2 कहाँ होगा, 0 और 2 यहाँ पे होगा, यहाँ होगा 0 2 जी, और 4 0 यानी कि यहाँ, इसको आप मिला दो, और एकदम अच्छे से लाइन बनना चाहिए, ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका इक्वेशन लिख दो आप, x + 2y - 4 बराबर 0। क्लियर। अब दूसरा क्या करना है, 0 और 3, 0 और 3 यहाँ होगा,
और 0 6 यहाँ होगा। ठीक, जीरो। ठीक है, जब आप इसका ग्राफ तैयार करोगे तो ये ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है बच्चों, और आपको पता होना चाहिए बच्चों, इस लाइन का जो इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0, ये आप देख रहे हैं, आपको ये देखने से नहीं लग रहा है कि ये पैरेलल लाइन है, आपस में बिल्कुल पैरेलल लग रहा है। जब ये पैरेलल लाइन है बच्चों, ठीक है, देखने से जब ये पैरेलल लाइन है तो आपस में कभी पैरेलल लाइन मिलेंगे नहीं, और जब आपस में कभी पैरेलल लाइन मिलेगा नहीं तो कोई सॉल्यूशन बनेगा क्या? जब एक भी जगह कटेगा ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं। पहला में देख रहे थे एक ही जगह कटा था तो एक सॉल्यूशन, दूसरा में हर पॉइंट पे वो कटते जा रहा था तो बहुत सारे सॉल्यूशन, तीसरा जो हम केस बनाए हैं उसमें एक भी जगह नहीं कटा तो उसको क्या लिख सकते हैं? नो सॉल्यूशन। तो क्या ग्राफ बना के ये पता लग सकता है कि नो सॉल्यूशन होगा किसी इक्वेशन का? बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो कैसे नहीं होगा। तो सॉल्यूशन का देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 होगा। पक्का यही होगा, दूसरा कोई केस ही नहीं बन सकता है। आप ट्राई करके देख लो। a1 का वैल्यू कितना होगा? 1, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -4, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 4, c2 का वैल्यू -12। जब आप इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर 2/4 बराबर -4/-12, माइनस माइनस कटा 1/3, 1/2, देखिए 1/2, 1/2, 1/3। देखिए यहाँ पे कट लग गया ना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं। तो आपको यही देखना होता है तीसरे सिचुएशन में कि अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर भी है, अगर ये बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक आपका लीनियर इक्वेशन हम आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास में लगभग इसका 2-3 क्लास और लग जाएगा हमको लीनियर इक्वेशन बनाने में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आपके सोच से बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और बहुत कुछ इसमें बताना होता है, और इसका ना पोर्शन कंपटीशन में भी जाता है, तो वहाँ पे भी आपको, और एडवांस मैथ में भी ये बहुत काम करता है। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे इसके मेथड्स देखने, अभी तो हम नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मिनी सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे कि सॉल्यूशन अगर है तो क्या होंगे, कौन से सॉल्यूशन होंगे, इस सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज से जो आप सोच रहे हो कि 10th में हम आराम से पढ़ रहे थे, अब आपका लेवल बढ़ गया है बच्चों। अभी तक हम आराम से चला रहे थे क्लास को, बिल्कुल अच्छे से समझा रहे थे, लेकिन अब काफ़ी खींचेंगे हम स्टडी को और एकदम एक लेवल तक आपको लेके जाएंगे। अगर आपको बच्चे 90+ स्कोर करना है ना, तो बिल्कुल दिमाग शार्प रहना चाहिए, कहीं गलती नहीं करना है, आपको ये देखना होगा। ठीक है, तो आप, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप ईमानदारी से और एकदम मेहनत से पढ़ते रहेंगे तो 90+ आसान है बच्चों। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में ये सारे चीज़ों को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगता है आप मेरा पढ़ाई तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जब भी हम कोई अगला वीडियो डालेंगे तो वो डायरेक्ट आपके होम पेज पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमको शेयर करना पड़ता है कोई भी वीडियो को। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन वहाँ पे होगा, उसको प्रेस कीजिएगा तो डायरेक्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप डायरेक्ट पढ़ लोगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बाय बाय, इतना ही।